हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना टीचर अजय यादव आप लोगों का जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो बच्चे, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है 11th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और इंटीग्रेशन का है लेक्चर नंबर 1। इससे पहले बच्चे हम डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को फिजिक्स की कैलकुलेशन को इजी बनाना है और फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो बेसिक मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बेसिक मैथमेटिक्स में जो मेजर पार्ट प्ले करता है वो करता है हमारा कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, क्योंकि बाकी जो पार्ट होता है इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये आप जनरली 10th क्लास तक पढ़ भी चुके होते हो, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया होता भी है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुए तो इन सब का आपको आइडिया 10th क्लास तक होता भी है। लेकिन अगर हम बात करें कैलकुलस का यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 11th क्लास के बच्चे के लिए बिल्कुल नया टॉपिक होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों टॉपिक 12th क्लास में आते हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स से ही स्टार्ट हो जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, ताकि आगे जब आप लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसको समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1। तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन की दोनों वीडियोस आप इंटीग्रेशन से पहले देख ले, ताकि इस लेक्चर को समझने में आप लोगों को दिक्कत ना आए, कि इस लेक्चर में कहीं ना कहीं वो 2 लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप दोनों वो वीडियोस या दोनों लेक्चर आप देख लें, ताकि आप इंटीग्रेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। सेकंड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी आज के लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे नंबर 1, इंटीग्रेशन क्या होता है। सेकंड वन हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, और थर्ड वन पढ़ेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमारा आएगा लेक्चर नंबर 2 में, यानी जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मेजरली जहां पे इंटीग्रेशन का यूज होता है एरिया अंडर द कर्व, तो वो हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। यानी इंटीग्रेशन का ही जो लेक्चर नंबर 2 आएगा उसके अंदर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अपने पेन, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले इस चीज को हमें समझना होगा कि इंटीग्रेशन क्या चीज है, और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, और इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रिवर्स डिफरेंशिएशन को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है। रिवर्स डिफरेंशिएशन का मतलब, कि हमने जो 2 लेक्चर पहले किए थे उसमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन का मतलब होता था किसी भी वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, उसको बोला जाता था डिफरेंशिएशन। यानी अगर हम y को हम y दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन लिखा जाता था dy बाई dx, वो आता था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में। तो बेसिकली जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात। दूसरा है, अब डिफरेंस इंटीग्रेशन का हम यूज कहां पे करने वाले हैं, तो इसका यूज करने वाले हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। यानी आर्बिट्रेरी शेप का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। क्लियर बात। नंबर थर्ड वन की अगर मैं बात करूं तो नंबर थर्ड वन है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। अगर मुझे किसी कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी हो। नंबर थर्ड, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। अब मैं बात करूं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर हम मेजरली कहां पे यूज करने वाले हैं, तो हम मेजरली जैसे इक्वेशन को ड्राइव करना होगा, जैसे ही फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स का, उसमें आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जब 12th क्लास में हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें एलिमेंट लेना होगा, उसको पूरे को हम इंटीग्रेट करते हैं, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करते हैं, गॉस थ्योरम आएगी।
जो कंप्लीटली डिपेंड करेगी किस पे, इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो इसको आप ऐसे ना पढ़े कि ये कुछ एक्स्ट्रा में है बेसिक मैथ्स में, तो ऐसे पढ़े कि हाँ ये भी जेई सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अपना रोल प्ले करने वाला है फिजिक्स, कंप्लीट एंटायर फिजिक्स में। क्लियर है बात? तो थर्ड वन जो हमने देखा था, फोर्थ वन, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो जैसे जैसे हम आगे लेक्चर पढ़ते जाएंगे, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पार्ट भी साथ साथ आता जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, सबसे पहले आता है कि हम नोटेशन कैसे करें इंटीग्रेशन को। जैसे हम डिफरेंशिएशन का नोटेशन करते थे, ऐसे इंटीग्रेशन का नोटेशन कैसे करें भाई, हम इंटीग्रेशन को कैसे लिखें, इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखें, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोटेशन, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को नोटेशन जो करते हैं वो करते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसको अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन साइन है। ये क्या है, इंटीग्रेशन साइन। क्लियर बात? ये हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन। अब हम बात करें, ये क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है जो इंटीग्रेट होना है, यानी फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, यानी ये वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, हम बात करिए dx क्या है भाई, ये मेरे पास हो गया फंक्शन। अगर मैं बात करूं मेरे पास dx क्या है भाई, तो dx मेरे पास क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, यानी ये वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। वेरिएबल with respect to integration will be done, यानी जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है, ये वो वेरिएबल है। तो अब जनरली हम लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन, हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि उसको लिखते हैं, यानी रिप्रेजेंट नोटेशन कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों को दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, जैसे x dx। तो ये क्या है, इसका ये जो साइन है, ये क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन। x क्या हो गया, फंक्शन हो गया। dx क्या हो गया, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो d के साथ जो टर्म आएगी, यानी उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लो आप लोगों को फंक्शन ऐसे दे दिया जाए टी स्क्वायर टी टी, तो देखो ये जो टी स्क्वायर है यहाँ पे, इसकी मैं बात करूं टी स्क्वायर की, तो टी स्क्वायर मेरे पास क्या है, फंक्शन है। अब ये डी टी टाइम क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। क्लियर है? ये साइन है किसका, इंटीग्रेशन का साइन है। तो हम इंटीग्रेशन की जो नोटेशन जो हम समझ रहे हैं, नोटेशन ऐसे होती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ सम कॉमन फंक्शन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन हमने पहले भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इंटीग्रेशन होता क्या है भाई, इंटीग्रेशन है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या बोल सकते हैं हम इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये है, भी हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होगा, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन वो होगा। क्लियर? कैसे समझे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी कांस्टेंट की, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हमने पढ़ा क्या होता था, जीरो। क्या होता था, जीरो। तो अब इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट।
तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो अब जैसे मान लो आगे बढ़ चलते हैं, अब जैसे हमें मान लो डिफरेंशिएशन करना होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन के एक्स का या एक्स का, अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था मेरे पास, वन। वहीं पे जब मैं अगर वन का इंटीग्रेशन करूंगा, वन का क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। क्लियर बात। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कैसे हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली हुआ क्या, रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्या हुआ भाई, रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्लियर बात। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जब हम करते थे, तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन आता था हमारे पास, वो क्या आता था, जीरो। तो अगर जीरो का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो जीरो का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। क्लियर बात। तो इतनी बेसिक सी बात थी जो हम लोगों को समझ में आ गई। क्लियर बात। अब जैसे कोई भी आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना है के एक्स का, जैसे हमने एक्स लिया, ऐसे हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे भैया हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो के तो आ जाएगा भैया कहां पे, आगे, तो के आ गया आगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन। तो इसका आंसर क्या आ गया, के। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि के का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो के का इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास के एक्स प्लस सी। क्लियर बात। तो हम यहां से ध्यान से देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली क्या है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। क्लियर है बात। तो यहां बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है, हमने वही देखा है। अब इसके लिए रूल क्या होंगे, ये कैसे आया, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने जो सिर्फ देखा है वो इतना ही देखा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ हमारे पास सिंपल सिंपल से वो है, वो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सम कॉमन फंक्शन, ये कुछ फंक्शन हम ले रहे हैं, उनका इंटीग्रेशन देख रहे हैं, और जो हम ये फंक्शन हम करने वाले हैं यहाँ पे, वो आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप लोगों के सामने वो यूज होने वाले हैं। क्लियर बात। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं, तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है भैया, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का या जीरो का मैं बात करूं, जीरो का इंटीग्रेशन की मैं बात करूं, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर बात, नंबर वन। सेकंड हम चलते हैं, देखो सेकंड अगर मैं बात करूं, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, के एक्स का, तो के एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और के बाहर आ जाएगा, एक्स का करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वन। तो इसका क्या आ गया, के। तो वहीं पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूं किसका, के का, तो के का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस सी। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं, नंबर थ्री पे पहुंचते हैं। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, देखो ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन भी हमने पढ़ा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, कोस एक्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन अब क्या होगा, साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो देखो ध्यान से देखो, हर रूल में हम बेसिकली इंटीग्रेशन में कर क्या रहे हैं, रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्लियर है बात। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स की, तो ये कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था भैया, माइनस साइन एक्स। क्या होता था, माइनस साइन एक्स। अब मैं बात करूं यहां पे साइन एक्स के इंटीग्रेशन की, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस कोस एक्स। बिल्कुल इनवर्स यानी बिल्कुल रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात। अब देखो जितने भी ये इंटीग्रेशन आ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, ये सब आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब एक फाइनल हम tan x का देखते हैं। अगर मैं बात करूं tan x की,
डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया, sec स्क्वायर x। अब मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, तो देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। क्लियर है बात, tan x। तो अब मुद्दा यह है कि सर कैसे याद रखेंगे, तो भैया कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डिफरेंशिएशन याद रखो, उसका रिवर्स कर देना हमेशा। कैसे याद रखेंगे, जैसे भी साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, क्या होता है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपने जो कॉमन फंक्शन पढ़े हैं वो कितने पढ़ लिए यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, यानी 5 फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्लियर बात है, जो कॉमन 5 फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन हम देख सके हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कॉमन फंक्शन 6 पे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं cot x की, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। क्लियर है बात। अब मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, तो कोसिकेंट स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। क्लियर बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, क्लियर, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, sec x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास secant x tan x। क्लियर। अब भैया इस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा मेरे पास, sec x यानी secant x। क्लियर। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x दैट इज इक्वल टू secant x प्लस कांस्टेंट टर्म c। अच्छा ये कांस्टेंट टर्म c क्यों लगा रहे हैं, तुम एक बात बताओ, अगर इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये c का डिफरेंशिएशन क्या आना है, 0 आना है, तो इसलिए कांस्टेंट लगाया जा सकता है कि प्लस में कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। इसलिए कभी भी आप जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, इनडेफिनेट का मतलब जब हम लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा ना उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म आएगी c। क्लियर है बात। चलो भाई अब हमारे पास एक और ले लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ, इसकी बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x की, इसका क्या हो जाएगा भैया डिफरेंशिएशन, माइनस कोसिकेंट x कोट x। क्लियर है बात ये। अब यहीं पे मैं अगर मैं बात करूं इसके इंटीग्रेशन की, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x कोट x, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट टर्म c। क्लियर। तो ये कॉमन फंक्शन थे, इसलिए हमने क्या पढ़े थे, 5 थे, तो 5 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास नंबर 6, ये हो जाएगा नंबर 7 और ये हो जाएगा नंबर 8। क्लियर बात। तो यहां तक हमने जो जनरल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं वो आप लोगों को आगे होंगे। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब 2 फॉर्मूले और बचाते हैं इंपोर्टेंट, उनकी अगर मैं बात करूं, एक तो मैं बात करता हूं कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, ln x का। तो ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरे पास क्या आता है, 1/x। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ln x प्लस c। क्लियर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट और बच गया मेरे पास फंक्शन, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था मेरे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x। तो इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, e की पावर x। क्लियर। तो वहीं पे सेम जब अगर मैं करूंगा इंटीग्रेशन e की पावर x dx का, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस c। क्लियर है बात। तो ये था मेरे पास जनरल
जनरल कॉमन फंक्शन थे जिनका हमें इंटीग्रेशन करना था। क्लियर है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो वो क्या होगा। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो मान लीजिए हमारे पास हम बात कर रहे हैं ये क्या था, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर बात? तो इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन की मैं बात करूं, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास है एक्स की पावर एन, तो भैया एक्स की पावर एन डी एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? इसका आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन। देखो डिफरेंशिएशन में पावर को हम एक से घटा रहे थे, यहाँ पे हमें पावर को क्या करना है, एक से बढ़ाना है। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एन प्लस वन। जो हमने ये वाली पावर वो नीचे आ जाएगी, प्लस आ जाएगा एक कांस्टेंट टर्म सी। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शनल केस आता है। क्या ये फॉर्मूला जो है मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला, ये मेरा वैलिड नहीं होता किस पॉइंट पे? जब मेरे पास एन की वैल्यू है -1। एन की वैल्यू -1 का मतलब है जब मेरे पास इंटीग्रेशन होगा 1/x dx, तो 1/x dx का क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था लास्ट में, ln x प्लस सी। ये यानी ये फॉर्मूला हर पॉइंट पे वैलिड है सिवाय इस पॉइंट की बात करें। ठीक, यानी n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हर जगह वैलिड है। कहते हैं, अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल सा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए x की पावर 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो x की पावर 3 है तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस। तो कितना सिंपल है, यहाँ पे पावर 3 थी तो 3 का क्या करना है, एक बढ़ा देना है 4 डिवाइड बाई 4। सिंपल है फंडा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सा लगाना है। क्या, जैसे मान लो आप लोगों को इंटीग्रेशन दिया गया हो x की पावर 6 इंटू dx, तो सिंपल क्या करना है, x की पावर कितनी है भैया 6, एक पावर बढ़ा देना है तो क्या आ जाएगा, x की पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस सी। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो मेरे पास मान लीजिए x की पावर है 1/2 dx। तो सिंपल क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर बात? तो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो पावर को क्या करना है, एक से बढ़ा देना है, और वो जो आ गया पावर बढ़ाने के बाद उसको नीचे लिख लेना है। सिंपल ये फंडा करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, चलो भाई। अब हमारे पास आता है, ये हमने देखा बेसिक इंटीग्रेशन। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने अभी जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे हम यूज करने वाले हैं, कहाँ पे यूज करने वाले हैं, दो फंक्शन का सम का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसे दिया हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ए
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे दिया। क्लियर बात। तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए की बात कर लेते हैं हम। ए मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है कोई। क्लियर बात। ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या होगा, जो मेरे पास ए है वो आ जाएगा बाहर, और हम सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे इस फंक्शन का। क्लियर, यानी कोई एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन में, तो उस कांस्टेंट को क्या लेते थे हम, बाहर ले लेते थे। कैसे, जैसे मान लो आप लोगों के पास ये हो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, ये है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 2 को हम क्या लिख लेंगे बाहर, 2 आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन आ गया x² dx। तो इसका क्या आ जाएगा 2, और x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, x³ बाय 3। क्लियर बात। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन 1/4 x⁴ dx। इसका मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1/4 को हम बाहर लिख लेंगे, 1/4 आ गया मेरे पास बाहर, तो 1/4 आ गया मेरे पास बाहर, और इंटीग्रेशन x⁴ का क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाय, प्लस इसके साथ हमेशा कांस्टेंट टर्म हमेशा लिखनी है। क्लियर बात। कांस्टेंट टर्म को कभी भी नहीं छोड़ना है, हमेशा कांस्टेंट टर्म हमेशा साथ रखनी है। क्लियर बात। तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा साथ रखना है। जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा क्या रखेंगे, साथ में रखेंगे। क्लियर बात। अब और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसे दिए गए हो, हमें सम में दिए गए हो या घटाकर लिखे गए हो, तो उनकी अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया गया है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डीएक्स। ये बात, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल सा फंडा क्या है भैया, डिफरेंशिएशन वाला ही है। देखो प्लस फंक्शन प्लस दिया गया है, तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, फिर दूसरे का कर दो प्लस में। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं करूंगा, तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो जो साइन है वो एज इट इज लिख लेना है, यानी कि ये वाला साइन एज इट इज आ जाएगा कहां पे, यहाँ पे। क्लियर बात। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। क्लियर। अब एग्जांपल लेके बात करें, तो एग्जांपल सिंपल सा, जैसे मान लो हमारे पास है फंक्शन, इंटीग्रेशन करना है x प्लस साइन एक्स का। इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पहले किसका कर लेंगे, देखो x dx का कर लेना है, फिर उसके बाद जो ये साइन है यहाँ पे, ये एज इट इज लिख लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन आ गया। फिर किसका कर लेना है हमें इंटीग्रेशन, साइन एक्स का dx का। क्लियर है बात। अब देखो x का क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो x का आ जाएगा, x⁴ है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1। क्लियर है। यहाँ पे साइन एज इट इज। अब साइन x की इंटीग्रेशन की बात करूं तो साइन x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोस x। क्लियर। और प्लस इनके साथ एक चीज क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म हमेशा साथ रखनी है। ये वाली मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा साथ रखना है। क्लियर बात। कांस्टेंट टर्म को हमेशा साथ लेकर चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। कब, जब लिमिट वाला इंटीग्रेशन ना आए। सिंपल भाषा में समझे तो जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी लिमिट वाला इंटीग्रेशन नहीं होगा तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा साथ रखना है। क्लियर बात। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल दो चीजें और हैं, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। अब प्रॉपर्टीज में ही दो और बात कर लेते हैं हम इसके साथ साथ ही। मान लो हमें इंटीग्रेशन करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax, ये फंक्शन के साथ है, इंटू dx। इसका मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन सिंपल क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा भैया, माइनस कोस ax, और यहाँ पे जो एक टर्म है वो नीचे आ जाएगी a प्लस क्या आ जाएगा c।
क्लियर है बात। वहीं पे अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास फंक्शन ऐसा दिया गया हो कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा भैया, कोस की मैं बात करूं तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। ऊपर आ गया मेरे पास ए एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, जो ये ए है ना, ये वाला जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा नीचे ए प्लस कांस्टेंट टर्म सी। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। क्लियर। अब बोलोगे सर इतने सारे हम याद कैसे रखेंगे, तो अब जैसे जैसे प्रैक्टिस से चलते जाओगे ना, जैसे जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते जाओगे, काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन करोगे, पहली बात तो आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की इंटीग्रेशन से रिलेटेड। और आगे चलकर जब आप फिजिक्स करोगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, हम मैकेनिक्स में करेंगे, मैकेनिक्स 2 में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, जहां पे भी हम करेंगे तो वहीं पे प्रॉब्लम्स आएगी। तो जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इंटीग्रेशन हमारा स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। क्लियर है बात। अब जैसे सिंपल सा है हमारे पास साइन 2x का इंटीग्रल ऑफ साइन 2x। क्लियर। तो ये वही है सिंपल, मुझे इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। क्लियर बात। अब इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये सेम वही है, कौन सा वाला जो अभी हमने जैसे पढ़ा था। जैसे मैं अगर बात करूं ये वाला, अगर मैं साइन ax का ये करूं इंटीग्रेशन करूं तो साइन का क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई जो ये कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे आ गया, प्लस सी तो मेरे साथ आना ही आना है। क्लियर है बात। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था, साइन 2x, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे a की वैल्यू हो गई मेरे पास 2। क्लियर। तो माइनस कोस 2x डिवाइड बाई a, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2। क्लियर। जैसे अभी आप लोगों की क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप लोगों को करना है कोस 4x dx। इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x, तो वही है सिंपल। देखो आप लोगों को क्या करना है, पीछे चले तो देखिए कोस का क्या हो जाएगा साइन, और जो यहाँ पे जो फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, जो एक्स के साथ जो वेरिएबल है वो मेरा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे करें तो इस क्वेश्चन को देखो सिंपल क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 4x, अब x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 4, तो 4 आ जाएगा नीचे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा c। क्लियर। तो ऐसे सिंपल सिंपल भी आप लोग कर सकते हो, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो हम ये दो चीजें कर चुके हैं। देखो नंबर 1 की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन होता क्या है ये हमें पता चल गया है। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम। अब अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें लिमिट लगानी है। क्या लगानी है, सिर्फ लिमिट लगानी है। लिमिट कैसे लगाते हैं उसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाएगा, और कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी फंक्शन दिया गया है, पहली बात तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो शेप अगर मैं बात करूं तो ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये इंटीग्रेशन साइन के साथ ऐसे वैल्यू आ जाए, ए और बी जैसे वैल्यू आ गई ना, ऐसे 1 2 आ जाए 3 4 कुछ भी वैल्यू आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जो कांस्टेंट टर्म हम लिखते जा रहे थे ना, जो कांस्टेंट टर्म हम लिखते जा रहे थे वो आने वाली नहीं है। डेफिनेट बोला ही इसलिए जाता है इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आने वाली है। क्लियर है। तो कोई कांस्टेंट हमें लिखना नहीं है। जब भी मैं बात करूंगा इनडेफिनेट की, तो इनडेफिनेट में हमेशा आप लोगों को एक कांस्टेंट टर्म सी लिखनी होती है सॉल्यूशन के साथ। तो देखो इसका भी बड़ा सिंपल है। पहले तो जो ये फंक्शन गिवन है ना आप लोगों को, ये लिमिट भूल जाओ, पहले तो जो ये फंक्शन गिवन है ना इसका इंटीग्रेशन कर लो। क्लियर बात। तो मैंने मान लिया कि इनका इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास फंक्शन आ गया जी ऑफ एक्स। क्लियर बात। अब ये जब फंक्शन मेरे पास आ जाता है तब ये वैल्यू है ए और बी, ये वैल्यू हमें इसमें अप्लाई करनी है। अप्लाई कैसे करनी है, पहले तो जो एक्स की वैल्यू है उसकी जगह पुट कर देंगे बी, और उसके बाद क्या पुट कर देंगे ए। क्लियर बात। बोलो सर बिल्कुल समझ में नहीं आया।
एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन दे दिए ये वाला, 0 से, चलो 1 ले लेते हैं, 1 से 2 करना है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो देखो पहले आप 1 मिनट के लिए लिमिट को भूल जाइए कि लिमिट आप लोगों को गिवन है। आप लोगों को क्या करना है, इस फंक्शन को देखना है और इस फंक्शन का सिंपल आप लोगों को इंटीग्रेशन कर देना है। इस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2। क्लियर है बात। अब ये आने के बाद पहले क्या करूंगा, ये फंक्शन आ गया मेरे पास, इसमें 2 पुट करूंगा तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ये वाला माइनस है। फिर हमें क्या करना है, 1 पुट करना है तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर। देखो ये मेरे पास कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 डिवाइड बाई 2 माइनस ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर बात। तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा मेरे पास 3/। क्लियर बात। इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर बात। ये तो हमने सिंपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिया, एक फंक्शन और लेते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास ये वाला फंक्शन क्या है, 0 से π/2 करना है हमें इंटीग्रेशन किसका, cos x का, cos x dx। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं बार बार आप लोगों को उसी चीज पे फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन को करेंगे ना तो लिमिट वाले पार्ट को भूल जाइए, इधर जो फंक्शन गिवन है ना उसका सिंपली आप इंटीग्रेशन कर दीजिए और जो रिजल्ट आ गया आपके पास उसमें जो लिमिट है वो पुट कर दीजिए, सिंपल है। जैसे मान लो इसको भूल जाइए, cos x का अगर इंटीग्रेशन की बात करूं तो मेरे पास जो आता है वो आता है मेरे पास sin x। अब इसमें लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर π/2 तक। अब देखो लिमिट कैसे पुट करेंगे, sin x की जगह पुट करना है सबसे पहले π/2, तो ये मेरे पास आ गया π/2 माइनस फिर x की जगह क्या पुट कर देना है 0। तो ये क्या आ जाएगा, sin π/2 कितना होता है 1 माइनस 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1। मैं फिर आपको लोगों को बता रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई आप लोगों को कांस्टेंट टर्म लिखनी नहीं है। क्लियर है बात। चलो भाई एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, मान लो हमें गिवन हो, चलो आगे लेते हैं एक प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है एक फंक्शन का जिसकी वैल्यू दी गई है x3, कहां से कहां करना है 0 से लेकर 3 तक। क्लियर बात। तो देखो इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 3 तक, इस फंक्शन का करना है x3 dx। तो सिंपली इस फंक्शन को भूल जाइए, तो इधर लिखा है उस फंक्शन का क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। लिमिट पुट करनी है कहां से कहां 0 से 3। ठीक। अब जब 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो सिंपली क्या आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 4 डिवाइड बाई, अब 3 की पावर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 27, 81, 81 दिया 3, 8 दिया 24। क्लियर है। तो ये आ जाएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। देखो ये बड़े सिंपल सिंपल से है इंटीग्रेशन, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगने वाला नहीं है। क्लियर बात। तो ये हमने पढ़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें और जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो करें, साथ में और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें ताकि आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल पक्का हो जाए। क्लियर है बात। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।